सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री ऑनर्स की कोड की क्लास है BHIC 101, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का कोड है। और ये कोड की क्लासेस जो है BHIC 131 वाले स्टूडेंट भी इस कोड को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 50% जो है सिलेबस इससे सिमिलर है, इस कोड के साथ सिमिलर है। तो हम बात करेंगे भारत का इतिहास प्रथम के बारे में, कि भारत का इतिहास का जो प्रथम स्थिति है उसके तर्क वितर्क के बारे में कवर करेंगे कि भारत का इतिहास कैसा था, उसको कैसे प्रथम भाग में बांटा गया, इसके बारे में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इस क्लास में हम इसके बुक इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करते हुए पूरे चैप्टर वाइज बुक के बारे में कवर कर रहे हैं कि पूरे बुक में कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़ेंगे। तो उस सेशन को हम लेके आ गए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यानपूर्वक आप क्लासेस अटेंड कीजिएगा। और जितने भी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स हैं चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारा भारत का जो इतिहास है, तो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में कवर करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास का पुनर्निर्माण। तो हमारा खंड है प्राचीन भारत में जो पुनर्निर्माण किया गया वो क्या क्या था, किस तरीके की घटनाओं का दोबारा उत्पत्ति किया गया। पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि मतलब रीजनरेट कर देना, रिक्रिएटिविटी, यानी कि दोबारा से क्रिएट करना, उसे पुनर्निर्माण बोला जाता है। अब देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ध्यान से सुनिएगा, भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत की बात की जाए तो भाई भौगोलिक क्षेत्र जो है हमारे ज़िंदगी में, हमारे स्थिति में, हमारे जीवन में, हमारे इतिहास के पन्नों में। तो देखो, भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत की बात की जाए तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है और स्रोत यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है, यानी कि सोर्स जो है, ठीक है, वो कैसा रहा है, तो हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर में हम जियोग्राफिकल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा है। तो भाई हिमालय पर्वतीय क्षेत्र रहा है, सिंधु गंगा और मैदान रहा है, और प्रायद्वीपीय भारत रहा है। तो ये हमारा भौगोलिक एक स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि जोग्राफिकल एनवायरनमेंट के रूप में हो गया, यानी कि जोग्राफिकल बोल सिचुएशन के रूप में हो गया। तो अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे अगर मैं मैपिंग के थ्रू भी, देखो आप लोग देख रहे होंगे कि बाकायदा आप लोग मैपिंग के थ्रू आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, तो देखिए आप लोग मैपिंग के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दर्शाने का प्रयास किया गया है। आपका जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण में हमारा पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय पठार, किस तरीके से हिमालय का जो क्षेत्र है, देखो जैसे कि HIM लिखा है, HIMALYA इस तरीके से लिखा है हिमालय। ठीक है, हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है आपका पर्वतीय पठार हो गया, ठीक है, या फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी हिमालय हो गया। तो ये सब क्या है, हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है कि आउटर लाइन, यानी कि स्ट्रक्चरल आपके आउटर लाइंस दिया गया है। ठीक है, तो भाई आपके आउटर लाइंस की बात की जाए तो जाने हमारे भारत के जो आउटर क्षेत्र है ना, यानी कि जो तटीय क्षेत्र पर लगे हुए, देखो यहाँ पे राउंड शेप में आपका भारत के मैप के अकॉर्डिंग जो है राउंड किया है, तो उसे बोलते हैं आउटलाइंस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर में एनालिसिस करेंगे कि हमारा इतिहास जो है ना भौगोलिक क्षेत्र में कैसा रहा है, हमारा रेन फॉरेस्ट का इतिहास कैसा रहा है, हमारा फॉरेस्ट टाइप कैसा रहा है। तो फॉरेस्ट टाइप में देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या है, एवरग्रीन जहाँ पे हमेशा ग्रीनरी देखने को मिलती है, वो कौन सा क्षेत्र है भाई, एवरग्रीन। देखो यहाँ पे आपके बोल सकते हैं कि हमेशा सदाबहार हरे भरे क्षेत्र रहते हैं। आपके हिमालय जो बोल सकते हैं कि ये असमीय क्षेत्र हो गया, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे ये जो तटीय क्षेत्र लगा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इन बॉक्सेस को देखो, इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग जो लाइंस खींचे गए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद मानसून
व्यवस्था मानसून फॉरेस्ट कैसे है, देखो मानसून फॉरेस्ट का जो पूरा है आपका जिग मतलब पूरी लाइन खींची गई है, आपका क्या है, ये आपका मानसूनी क्षेत्र है, यानी कि पूरा आपका मानसूनी क्षेत्र यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर के रूप में भौगोलिक क्षेत्र को हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का प्रयास किया गया है कि हमारा इतिहास का पन्नों में हमारा भारत किस तरीके से दर्ज था या फिर किस तरीके से भारत दिखता था। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमने एनालिसिस के रूप में हम इस चैप्टर में इस क्षेत्रों के रूप में हम एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से स्रोत मिले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पांडुलिपियों यानी कि पांडुलिपियों, शिलालेख व्यवस्था, प्रकाशित सामग्री भी देखेंगे और उसके बाद साहित्यिक स्रोत भी देखेंगे। यहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस था जो कि अब हमारा जो है देखा जाए नाटक के रूप में भी रहा है। प्राकृतिक व्यवस्था में यहाँ पे पुनरुत्थान, अब देखो यहाँ पे आपके सिक्के के जवाहरात के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्कों का भी स्वरूप, सिक्कों का प्रचलन कैसे हुआ करता था, सिक्कों पर किस तरीके से आकृति की स्थितियाँ देखने को मिल रही थी, यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बैठने के लिए किस तरीके से मतलब एक पाटलिपुत्र, जो कि आपका बोल सकते हो पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना के रूप में जाना जाता है, जो हमारा जो आज पटना शहर है वो पाटलिपुत्र के नाम जाना जाता था। तो इस तरीके से जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये हमारा देखने को मिला। अब सिक्कों पर किस तरीके से नृत्यांगनाएं जो है नाचती थी, तो इस तरीके का भी हमारा स्वरूप देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे किस तरीके से नृत्यांगनाएं नाचा करती थी। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राएं थी, जो कि चंद्रगुप्त जो थे उनको हम बोल सकते हैं कि नृत्य में उनका रुचि था। इस बारे में हम जान सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिक्के जो स्वर्ण के प्रकाशित हुए किए थे, उस सिक्कों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वो नृत्य देखने में शौकीन थे, क्योंकि इन सिक्कों पर देखो आपका नृत्यांगनाएं जो नाचते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर क्या है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है आपका देखने को मिलेगा। तो इसमें हम आपके क्या क्या चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। देखो इंडेक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई इसमें हम प्राक इतिहास के जन्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उच्च पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका बोल सकते हैं कि देखो प्रागैतिहासिक काल को ना हमने बहुत से कालों में विभाजित किया। तो उन कालों का हम पूरा एक ब्यौरा या फिर एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हर एक कालों का जो है डिवाइड करते हुए इतिहास के पन्नों का जन्म देखेंगे कि इतिहास का जन्म कैसे हुआ, इतिहास के पन्नों में स्थितियाँ कैसे सिमटकर हमारे सामने आई, या फिर हमारे कौन कौन से सिचुएशन में हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था भारत का। तो वो भी हम देखो इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्शाया गया है। इस मैप में आपका बोल सकते हो कि हर क्षेत्र में आपका हर एक मानचित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। और जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ठीक है ये डायग्राम आप लोग दिख रहा होगा। तो ये किस तरीके से आपका एक शिलालेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया गया है। या फिर ये देखो अब ये बड़े टुकड़ों में था, इसको डिवाइड में करते करते मनुष्य जो है धीरे धीरे इन टुकड़ों का जो है उपयोग भी करते हुए आगे बढ़ा। तो ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इन टुकड़ों से कैसे कैसे इन टुकड़ों से अपना बोल सकते हो रहने का एक स्थान बनाने का प्रयास करने का शुरू किया। अब इन टुकड़ों से देखो कि आपने कैसे तरीके से इसने आकृति देना शुरू कर दिया। आकृति का मतलब होता है कि शेप देना शुरू कर दिया। देखो भाई नुकीला बनाना शुरू कर दिया। तब देखो भाई अलग अलग क्षेत्रों में इसने बांटना शुरू कर दिया। तो ये पूरा आप बोल सकते हो कि अलग अलग काल में किस तरीके से विभाजित होते हुए इन सभी स्ट्रक्चरों का ना डिवाइड किया गया लोगों के द्वारा, कैसे लोग डिवाइड करने लगे। उसके बाद मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो इसमें आपको देखिएगा, तो आप देखो इन दोनों के बीच आप देख रहे हो कि जैसे तितली बीच का उसका शेप बॉडी होता है और साइड में उसके पंख होते हैं, तो आपको ये तितली का शेप सा महसूस हो रहा होगा।
ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ को ना एक सिस्टमेटिकली तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है, जो हमारे बोल सकते हैं कि बेसिकली हमारे मैप में भी, हमारे मैप के माध्यम से, हमारे उच्च पाषाणकालीन संस्कृति के माध्यम से जो यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया। अब उसके बाद एक मैप और दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे हर एक सीट में रेंगीगुट्टा के निकट देखो यहाँ पे रल्ला कलावा जो है घाटी से प्राप्त ब्लेड और तक्षणी जो है उद्योग के रूप में यहाँ पर देखो, यहाँ पे ब्लेड वगैरह यानी कि ये नुकीले क्यों किए गए थे भाई? जानवरों को शिकार करने के लिए, जानवरों को काटने के लिए इनका नुकीलापन यूज किया जाता था। अब जानवरों को काटने के लिए उस समय चाकू थोड़ी ना था भाई, उस समय बोल सकते हो कि तलवार थोड़ी ना था। तो भाई इन जानवरों को काटने का जो है, इनके मांस को काटने के लिए, मांस को खाने के लिए इन्हीं नुकीले पत्थरों के रूप में जो है चीरे के रूप में चीरा लगाते हुए इन्हें खाया करते थे। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिकली है। अब देखो भाई, उसके बाद ये पूरा आप खत्म होने के बाद देखो किस तरीके से इन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया। देखो उस औजार में नुकीलापन लाना शुरू कर दिया। अब वो नुकीलापन लाने के साथ साथ देखो इन्होंने कैसे अपने हथियारों के माध्यम से अपने हथियारों का शेप शुरू कर दिया, चेंज करना। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम था उनके रवैये के रहने का। तो हर एक हड्डियों के रूप में देखो, ये हड्डी से भी बने हुए रहते थे। हड्डी देखो यहाँ पे चित्र देखो, हड्डी या बारहसिंघा के शाखाओं का सिंग के रूप में यहाँ पर इन्होंने हड्डियों का रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हर एक तरीके से ना हड्डियों को ना बेहतर तरीके से घिस कर उनका इस्तेमाल करना। अब देखो इस मैप के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि भाई आलमगढ़ कहाँ था, पुतली गाड़ी कहाँ था, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ये यानी कि जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्शाया गया, राजस्थान में गणेश्वर, बागोर और तिलवारा, ये जो है अलग अलग क्षेत्र हैं। इन अलग अलग क्षेत्रों के रूप में यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 था जो कि अब कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, तो अब उसके बाद हम थर्ड चैप्टर के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है भाई शिकारी, संग्रहकर्ता और समाज। अब देखो शिकारी यानी कि शिकार करने वाला, और संग्रहकर्ता का मतलब होता है कि उसको सिक्योर करके रखने वाला व्यक्ति, और समाज वो कैसे थे कि भाई मतलब शिकार कर लिए, शिकार करने के बाद वो कुछ दिनों के लिए, मान लो कि भाई जरूरी थोड़ी ना था कि रोज शिकार कर सके, तो वो क्या करते थे ना, पर्टिकुलर जब जब होता था वो एक ही टाइम पे शिकार है ना बड़े पैमाने पे, बड़े ज़्यादा क्वांटिटी, बंक क्वांटिटी में शिकार कर लिया करते थे। तो हम इसमें पूरा पाषाण काल का जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो है शिकारी किस तरीके से अपना शिकार करके संहारकर्ता के रूप में जो है वो अपने कुछ टाइम के लिए भी रख लेते थे। पहाड़ियों के बीच कैसे अपने शिकारों को पकड़ना, कैसे उसका स्रोत ढूंढना। और शिकारियों में जो है, अगर मैं बात करूं तो शिकारियों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता था, भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पे। देखो जैसे कि यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अंडरलाइन करके दिखाऊं तो ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रों में भी बहुत, मध्य प्रदेश के जो बोल सकते हो कि भीमबेटका के संघाव के गुफाओं में बड़े पैमाने पे देखने को मिलता था। तो ये शिकारी जो होते थे अपने शिकार करके अपने जीवन को रक्षा करने के लिए तथा अपने जीवन का बोल सकते हो कि निर्वहन करने के लिए, जीने के लिए भाई शिकार किया करते थे। अब शिकार और भोजन का तलाश में जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगहों पे दर बर दर भटकने यानी कि बोल सकते हो कि पलायन किया करते थे। ठीक है, और गैर उपयोगितावादी की बात की जाए तो यहाँ पे गैर उपयोगितावादी देखो, अब बात की जाए तो यहाँ पे पुरातात्विक रिकॉर्ड के अनुसार पता चला है कि यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे ना, वो अपना गैर तरीके से शिकार करे या चाहे किसी तरीके से, भाई वहाँ पे तो उस टाइम में कानून थोड़ी ना था। इतिहास की बात की जाए तो 500 सालों या फिर 600 सालों की बात की जाए तो वहाँ पे शिकार करने का कानून थोड़ी ना था कि शिकार करने का वंचित किया गया है, कुछ भी किया गया है या फिर जो भी हुआ नहीं थे। पूरा पाषाण में तो कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है, अब पूरा पाषाण कला का क्षेत्र बात किया जाए तो इस क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है कि नकलीय व्यवस्था और अंधीय व्यवस्था देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपने किस तरीके से भाई होल किए गए हैं। ये होल क्यों किए गए थे, आपका बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के रूप में संयोजित करते करते ये एक गुफा के रूप में यहाँ पर जो है होल किया गया था।
ठीक है, जो कि यहाँ पर एक पहचान के रूप में कि हाँ भाई शिकार हमें नहीं यहीं पे किया था, यहाँ पे रखा था, तो इसे उसे बाद में हम खा सके। अब देखो यहाँ पे आपका बोल सकते हो कि संबंधित भी बात की जाए तो लगभग 25 मील लंबी सुरंग बनाई जाती थी, होल किया जाता था, ताकि उसको संग्रहालय के रूप में जो है उस शिकारी को करते हुए जो शिकार किया गया है उसको अच्छे तरीके से कुछ टाइम के बाद रख रख के हम खा सकें। ठीक है, क्लियर है। जैसे हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि भाई आने वाले भविष्य में हमारा जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सके, तो हम क्या करते हैं अपने ज़िंदगी में ही कमा के उनके लिए रख देते हैं। तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में हम ये देखेंगे कि मध्य पाषाण में आपका होमोसैपियस रूप में, यानी कि जो मनुष्य जो था होमोसैपियस के क्षेत्र में अब यहाँ पे आगे बढ़ गया। होमोसैपियस जो क्षेत्र था अब यहाँ पे आधुनिक समय में आगे बढ़ता हुआ नजर आ गया। अब इस काल में आपका बोल सकते हो क्षेत्र जो देखा जाए तो होमोसैपियस में आपका और क्षेत्र देखने को मिला कि यहाँ पे खाना बदोश के रूप में अब अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य दर भर ढूंढने लगा, भागने लगा, जीवन में आगे बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पर जो गुफाओं की जो यहाँ पे खुली चट्टानों की स्थिति है उन क्षेत्रों में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया दिया जाए। देखो ये क्षेत्र कैसे गुफाओं को रहने के लिए अपना जो है एक बोल सकते हो पाषाण काल का स्थल हुआ करता था रहने के लिए, जो पाषाण काल के लोग इस तरीके से स्थल बनाकर रहा करते थे। तो ये आपका पूरा थर्ड चैप्टर था। उत्खनन की बात की जाए तो यहाँ पर भाई उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन करने की बात की जाए तो यहाँ पर खोजने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे अलग अलग जो है पत्थरों में निकासी करते हुए पत्थरों की आकृति का जो है चित्रात्मक रूप में यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया। पाषाण चित्रकला के क्षेत्र की बात की जाए तो एक सेकेंड, पाषाण चित्रकला के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे भाव चित्रात्मक रूप में चित्र को दर्शाने का भी प्रयास किया गया। जैसा कि यहाँ पे देखो भाई चित्र बनाकर भाई लोग अपना जो है घर भर में जो है पत्थरों पर चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पाषाण काल से लेकर पाषाण काल में ये चीज़ें अब धीरे धीरे फैलती हुई नजर आ गई थी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें फैलने लगा था और बड़े पैमाने पे हमारे ज़िंदगी में इनका जो है बहुत बड़ी पैमाने पे जो स्थितियाँ उत्पन्न हो चुका था। और यहाँ पे भीमबेटका पाषाण कला का समूह जो है वर्गीकृत करने का भी स्थिति हम चैप्टर नंबर 3 में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है नवपाषाण काल। देखो नवपाषाण काल में अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नवपाषाण काल में क्या हो गया था, ये प्रागैतिहासिक काल का बोल सकते हो फेमस काल था और सबसे विकसित काल के रूप में जाना गया। इस काल में ना मनुष्य ने ना अपने शिकार को मतलब पहले क्या था, मनुष्य शिकारी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करता था, लेकिन अब क्या है कि मनुष्य यहाँ पर सीख चुका था कि भोजन करना या फिर फसल या फिर बोल सकते हो कि फसल उगाना जो है सीख चुका था। फसल के बारे में मनुष्य को पता था। पहले क्या होता था कि मनुष्य क्या ना शिकार करके ना एक शिकारी के रूप में अपना भोजन तलाश करता था, लेकिन अब क्या है कि पर्टिकुलर अपने जीवन में वो फसल उगाते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। तो नवपाषाण इसमें चैप्टर नंबर 4 में यही पढ़ेंगे। नवपाषाण काल की संस्कृति की बात की जाए यानी कि कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर लिथिक नव पत्थर का अर्थ है नया और लिथिक का मतलब होता है कि यहाँ पे पत्थर। ठीक है, यानी कि पुरातात्विक रूप में जो पत्थरों का स्वरूप था यहाँ पर अब धीरे धीरे चेंज होता गया। और इसके साथ साथ नवपाषाण काल की अवधारणा के बारे में, क्रांति अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1941 में यहाँ पर देखा गया कि परिभाषित किया था। किसने किया था? वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा जो है नवपाषाण क्रांति का नाम आगे बढ़ाया गया था। अब देखो इसमें क्या है ना कि मनुष्य ना धीरे धीरे अब क्या है कि लाइडेट की कुल्हाड़ी पकड़ते हुए अपने जीवन का निर्वहन करना सीख लिया था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अब उसके बाद यहाँ पे इसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पर नवपाषाण काल में यहाँ पे समकालीन संस्कृतियाँ जो हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी संस्कृतियाँ जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्र में बात की जाए तो नवपाषाण संस्कृति की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन लोगों के बीच जो दक्षिणी पश्चिमी लोगों के बीच था, जैसे गंगा घाटी के मैदान जो था ना, उसमें आपका देखने को मिला कि ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। यानी कि गंगा घाटी रिवर के रूप में देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो कि आपके विंध्य हिल्स यानी कि पैनल और गंगा रिवर के रूप में यहाँ पर धीरे धीरे अब आगे बढ़ना शुरू हो गया था। अब उसके बाद आपका देखने को मिला कि अगर
4.4 की बात की जाए तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में ये भी पढ़ेंगे कि इनके उत्तरी तटीय क्षेत्र में जो है नवपाषाण युग का जो स्वरूप कैसे मिलता है। उसके बाद मेहरगढ़ का महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ जो स्थिति थी वो कैसे थी। देखो यहाँ पर मेहरगढ़ जो है आपका देखने को मिलता है, यानी कि केस स्टडी ऑफ मेहरगढ़। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ की क्या मतलब स्थिति रही है, या फिर बोल सकते हो कि क्या सिचुएशंस रहा है, क्या स्टोरी रही है। ठीक है, उसके बाद मध्य पूर्वी भारत की घाटी क्षेत्र के बारे में नवपाषाण युग का क्या स्वरूप रहा है। मध्य घाटी में किस तरीके से नवपाषाण युग का यानी कि नियोलिथिक्स कल्चर्स का जो स्वरूप है वो कैसे आगे बढ़ते आया है। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे कि समाज में जब मनुष्य जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आस्था प्रणाली। बिलीफ का मतलब होता है कि बिलीफ का मतलब होता है कि बिलीव करना किसी चीज़ में, यानी कि लोगों की आस्था थी कि ईश्वर सोते हैं, लोगों की आस्था थी कि ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा हड़प्पा सभ्यता प्रथम, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर मैं खोज की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अगर मैं खोज की बात करी जाए तो देखो यहाँ पर 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा दुनिया की प्राचीन सभ्यता जो है घाटी सभ्यता का अस्तित्व जो है एक बेहतर बड़े पैमाने पे इनके द्वारा खोजा गया। यानी कि जॉन मार्शल के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1924 में की गई, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के विषय में ही इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये देखा जाए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है और सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए सिंधु घाटी की खोज जो है दयाराम सयानी जो है उनके द्वारा 1921 में कर दी गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी देखें कि हड़प्पा सभ्यता जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आपका निवास करता है। जैसे कि यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका सिंधु नदी का जो क्षेत्र आपका देखने को मिलता है, लोथल धारावी, यानी आपके बोल सकते हो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पांचों नदियों का संगम है उनसे क्रॉस होते हुए हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैप के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे समझेंगे। और कालक्रम की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था भाई, देखिए कि क्रम के अनुसार देखा है प्रारंभिक काल में हड़प्पा क्षेत्रवासी कैसे अपने आप को आगे बढ़ते थे, या फिर क्या किस तरीके से मतलब उनकी विशेषताएं क्या थी, क्या क्या मतलब वो योजनाएं बताते थे। एक सेकेंड। ठीक है, तो हड़प्पा वासी किस तरीके से अपनी योजनाएं बताते थे या फिर किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, धोलावीरा इत्यादि इत्यादि, और रोंगरंज या फिर रंगपुर और रोजदी या फिर सिसवाल जिले में भी, ये सारे जिले आप यहाँ पे लिखा भी है तो बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बेहतर तरीके से प्रारंभिक हड़प्पा क्या था। प्रारंभिक हड़प्पा जो कि आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ 5.6 है जो कि प्रारंभिक हड़प्पा। देखो प्रारंभिक हड़प्पा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, नवपाषाण जो यहाँ पे ताम्रपाषाण जो है संस्कृति जो है यहाँ पे आगे बढ़ी थी। ठीक है, और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का मतलब होता है कि जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे ईंटों का जो साइज है 1:2:4 था, यानी कि चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे ईंटों के रूप में रेशो का जो स्वरूप है 1:2:4 दे रखा है। ठीक है, यानी कि अनुपात, यानी कि आपकी मोटी चौड़ाई और आपका ऊंचाई जो है सारा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल यहाँ पे जब प्रारंभिक शुरुआत हुआ था तो उस स्थिति में देखो यहाँ पे कोट दीजी भी दिया गया है कि भाई कैसे कैसे वहाँ पे लोग मटके बनाते हुए उसकी चित्रकला भी वहाँ पे मटकों के ऊपर किया करते थे, किस तरीके से निकासी करते समय उनका जो है स्वरूप में वो अपने आप में आगे बढ़ के अपनी कलाकृतियाँ दिखाया करती थी। तो ये चैप्टर नंबर 6 में आप हड़प्पा सभ्यता के प्रथम व्यवस्था के रूप में देखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से गुजरात का एक विशेष मामला जो यहाँ पर सामने आता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण अवलोकनों के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ कुछ घटनाएं घटित हुआ जो कि लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद
समकालीन चरण के रूप में भी देखेंगे कि समकालीन चरण क्या था, यानी कि जो है अब यानी कि 2600 BCE से जो स्वरूप है वो कैसा रहा है। BC का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ बिफोर, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5th में आप पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता द्वितीय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के दूसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरे चरण में क्या स्थिति रहा है। तो इस परिणाम में आप देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसे रहा है। अगर मैपिंग की बात की जाए तो देखो यहाँ पे अब लोग क्या थे, उस यानी कि पुराने चैप्टर में आपने मैप देखा हो कुछ अलग सा दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे भाई मतलब नदियों के रूप में यहाँ पे रास्ते बनाए जाने लगे, छोटे छोटे घर से बनाने लगे। देखो यहाँ पे जो लाइट के कुछ रहने, हड़प्पा देखो यहाँ पे स्वरूप कैसे यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, रावी नदी के किनारे किस तरीके से ये क्षेत्र स्थित था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ तो आप लोग दिख दिख भी रहा होगा कि रावी नदी के किनारे कैसे ये रावी नदी जो लिखी जा रही है, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पर कालखंड के रूप में रावी नदी का स्वरूप हड़प्पा सभ्यता से सटा हुआ था। तो ये सारा देखने को मिलता है। उसके बाद आवास का प्रारूप, यानी कि सेटलमेंट पैटर्न्स की बात देखी जा रही है। आवास यानी कि रहने का स्थल किस तरीके से यहाँ पे था। प्रमुख स्थल जो था वो किस तरीके से सिंध में मोहनजोदड़ो था, यानी कि सिंध की तरफ बात की जाए तो देखो यहाँ पे निकासी की बात की जाए तो देखो ये कैसे ये क्षेत्र एक तरीके से पर्टिकुलर अपना जो भी है, जैसे मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाता हूँ वही पिक्चर्स देखो यहाँ पे बुक में भी आपका दिखाया गया बकायदा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कैसे अपने निकासियों के लिए मतलब उतरने चढ़ने के लिए जीने का भी इस्तेमाल, जो हम आज स्टेयर्स बना रखे हैं लेकिन वो पहले ही बने चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा जो क्षेत्र है उसका भी स्वरूप, पंजाब में हड़प्पा है, ठीक है, इसका स्वरूप मिलता है कालीबंगा का। देखिए यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कैसा है। हरियाणा में बनावली भी है, गुजरात में धोलावीरा है, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे धोलावीरा की जो है कृषि क्षेत्र विभाग भी देखने को मिलता है। भाई कितना मनोरम दृश्य, देखो यहाँ पे ग्रीनरी दिख रहा है, मतलब सारी तरीके से यहाँ पे निकासी। और इसके साथ देखो यहाँ पे लाइट डेट की धोलावीरा में यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे रामाज एरो के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पे विकिपीडिया के अकॉर्डिंग डाउनलोड देखो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का लोथल शहर जो देखा जाता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे बंदरगाह के रूप में स्थिति देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें जो है आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा है। भाई अर्थव्यवस्था क्या थी, भाई उनकी कृषि थी, फार्मिंग थी, यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में वो क्या यूज़ करते थे, फार्मिंग करते थे। उसके बाद शिल्प, ठीक है, शिल्प जो देखने को मिलता था। ठीक है, शिल्प की बात की जाए तो लाइट की आपका चित्र है, ये आपका शिल्प निकासी किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे चित्रों के रूप में देखो यहाँ पे सिक्के व्यवस्था स्वरूप अपनाया गया है। चित्रों पे किस तरीके से निकासी की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बैलों की व्यवस्था बताई गई, भाई 12 सिंगों वाला बैल बताया गया। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया। जल निकासी के लिए भाई द्वितीय चरण में आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि जल निकासी योजना बनाया गया। कला की बात की जाए तो देखो यहाँ पे कला मूर्तियाँ किस तरीके से, भाई दाढ़ी वाला, सीधी सीधी बात जो कि आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो सामने वाला पूरा जो है व्यापार के रूप में भाई वो आंतरिक व्यापार किया करते थे। क्या करते थे भाई, बिजनेस अपना आंतरिक व्यापार करते थे, बाहरी व्यापार भी करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ समाज के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के समाज जो था किस तरीके से अपने आप को अलग रखना चाहता था। समाज की बात की जाए तो देखो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के, जैसे मैं ये चित्र के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ। देखो ये चित्र वही है जो मैं आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के अकॉर्डिंग जो है ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों को दिख सकता है कि सारा चित्र वही है जो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है, चैप्टर नंबर 6 भी ये आपका कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता तृतीय। हड़प्पा सभ्यता तीसरे में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का तीसरा चरण क्या था। वो तीसरा चरण देखो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है, यानी कि तीसरे चरण में अब क्या है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को साक्ष्य मिला। अब देखो पहले ये हाईलाइट नहीं होता था कि भाई हड़प्पा सभ्यता कैसे है कैसा नहीं है, लेकिन अब देखो मैपिंग कितना अच्छा दिखने लगा, यानी क्या है, साक्ष्य अब मिलते गए तो लोगों ने बेहतर तरीके से उसका तर्क वितर्क रखा कि भाई हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, किस तरह की थी। ठीक है, उसके बाद आकस्मिक हास्य सिद्धांत भी देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे बाढ़ और भूकंप के लिए कैसे सिचुएशंस अपनाए गए। ठीक है, उसके बाद रैकिंस की परिकल्पना भी देखने को मिलेगी। सिंधु नदी मार्ग की
बदलना, यहाँ पर सब चीज़ इसी में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर बर्बर आक्रमण जो है, बर्बर का आक्रमण कैसे हुआ था हड़प्पा पे, तो व्हीलर का मत था कि हड़प्पा सभ्यता का आक्रमणकारी आर्यों के ने नष्ट की थी, यानी कि हड़प्पा, इसमें आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने वाला जो कौन थे भाई, आर्य माने जाते हैं। ये उनके द्वारा जो है, ये आप इसमें चीज़ पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व की पहचान खत्म किसने की थी, पारिस्थितिक असंतुलन कैसे उसमें डगमगाया, तो ये भी पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पर फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का पारिस्थितिक तंत्र की समस्या का संकट का निपटारा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समस्या का तर्क वितर्क रखा। इसके बाद यहाँ पे परंपरा बाद में भी जीवित रही, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के परंपरा जो बाद में भी जीवित रही। हड़प्पा सभ्यता खत्म होने को कगार पे आ गया, लेकिन उसके परंपराएं ना लोगों के जीवन में आज भी धारण किए हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्या बचा, यानी कि हड़प्पा, अब देखो इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से ना भाई क्या बचा था, कौन सी चीजें बची थी। तो यहाँ पे पशु पक्षी शिव और मृत मार्त देवी, यहाँ पे उपासना की लिंग व्यवस्था भी मिलता है कि भाई यहाँ पे पशु पक्षी का स्वरूप था, यहाँ पे पशु पक्षी को ईश्वर के प्रति माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिंग पूजा की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। शिव व्यवस्था, बोल सकते हो कि इंद्र, बोल सकते हो कि सूर्य भगवान और इंद्र भगवान की पूजा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर नंबर 7 में आप कवर। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।